गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था फिशर का मुद्रा परिणाम सिद्धांत, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी फिशर की, जिसमें उन्होंने हमें सिद्धांत में बताया था कि किस प्रकार से मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता है मुद्रा की मात्रा के अनुसार। उस सिद्धांत की अन्य अर्थशास्त्रियों ने और अर्थशास्त्र के जो नियम है उन पे उनकी बातें खरी नहीं उतर पाई, तो अर्थशास्त्रियों ने उनकी आलोचनाएं की उसके सिद्धांत की। आज हम देखेंगे फिशर के सिद्धांत की आलोचनाएं या कमी जिन पे वो फोकस नहीं कर पाए या उनके सिद्धांत की ड्रॉबैक्स है। हालांकि अर्थशास्त्र के अंदर कोई भी सिद्धांत अपने आप के अंदर पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे नियम अर्थशास्त्र के जितने भी हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं कि अन्य बातें समान रहें। अर्थशास्त्र का हर नियम इस चीज़ के ऊपर आकर रुक जाता है कि अगर पॉपुलरिटी चेंज हो रही है तो अर्थशास्त्र के नियम भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन इस सिद्धांत की जो मुख्य बातें रही आलोचनाएं की, वो पहली आपकी है अवास्तविक मान्यताएं। फिशर ने क्या ले लिया था कि सभी चीज़ों को क्या मान लिया था, स्थिर मान लिया था। जैसे कि उन्होंने टी को स्थिर माना था। टी क्या माना था उन्होंने, सौदों की जो संख्या थी उसको उन्होंने टी माना था अपने समीकरण जो आपको कल बताया था उसके अंदर। उन्होंने कहा कि ये सौदे क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि बाजार के अंदर होने वाले सौदों की संख्या स्थिर हो? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बाजार के अंदर जनसंख्या भी बदलती रहती है, मांग पूर्ति भी बदलती रहती है, तो सौदों की संख्या भी क्या है, स्थिर नहीं हो सकती। तो उनकी ये बात मानना कि टी क्या रहता है, स्थिर रहता है, जो बिल्कुल अवास्तविक है। टी स्थिर नहीं रहता है और इस पर पी का प्रभाव भी उन्होंने नहीं बता पाए कि किस प्रकार प्राइस लेवल जो सौदों की संख्या का प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने क्या मान लिया, इसको स्थिर ही मान लिया। अब बात करते हैं दूसरे आलोचना की। फिशर मान के चलते थे कि पूर्ण रोजगार की कल्पना, क्योंकि उन्होंने क्या माना, सभी चीजों को स्थिर मान लिया था, सौदों की संख्या को स्थिर मान लिया, मांग पूर्ति को स्थिर मान लिया। तो ये चीजें कहाँ पॉसिबल है, बाजार की कौन सी कंडीशंस के अंदर ये चीज पॉसिबल है? ये सिर्फ संभव है पूर्ण रोजगार की कंडीशन के अंदर, मार्केट के अंदर जहाँ क्या हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, वहाँ ही ये चीज खाली पॉसिबल है। बाकी व्यवहारिक दृष्टि से देखने में ये चीज हमें नहीं मिलती है कि बाकी सारी चीजें क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, ये संभव नहीं है। तीसरी आलोचना इसकी आती है मुद्रा की मांग का विश्लेषण नहीं। इन्होंने किस पे ज्यादा फोकस किया, पूर्ति के ऊपर। उन्होंने बताया कि बाजार के अंदर मुद्रा की मात्रा होती है जिसके अनुसार सौदों को वो निश्चित सौदे होते हैं, उससे वो सौदे किए जा सकते हैं। तो उन्होंने मांग का कोई विश्लेषण नहीं किया, मुद्रा की मांग क्यों की जाती है। हालांकि सरकार ने बताया कि मुद्रा की मांग किस लिए की जाएगी, वस्तुओं के कारण, वस्तुओं की आवश्यकता इसलिए किसकी मांग की जाती है, मुद्रा की मांग की जाती है। मुद्रा खुद मांग क्यों की जा रही है वो नहीं बताता। इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं, मुद्रा सिर्फ वस्तु खरीदने के लिए थोड़ी मुद्रा की मांग की जाती है, अन्य कई कारण होते हैं मुद्रा की मांग करने। वो अन्य आवश्यकताओं के लिए हो सकती है, भावी सौदों के लिए हो सकती है, कई कंडीशंस हो सकती हैं। तो मांग का इन्होंने क्या किया था, विश्लेषण नहीं बता पाए। अगली जो इसकी आलोचना आती है वो है मूल्य पर केवल मुद्रा की मात्रा को प्रभावित बनाना, कि अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी जाए तो कीमत स्तर भी क्या हो जाएगा, दुगना और परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, आदि, जो कि उन्होंने अपने सिद्धांत में बताई थी। यानी मुद्रा की मात्रा को अगर हम बढ़ा देंगे तो उन्होंने क्या माना कि सिर्फ जो मूल्य है, कीमत स्तर है या उसकी परचेजिंग पावर है, उस पर सिर्फ किसका इफेक्ट बताया, उन्होंने खाली मुद्रा की मात्रा को ही प्रभावी मान दिया, बाकी अन्य सारे फैक्टर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसी तरह से फिशर ने जो M और M1 था उसके अनुपात को उन्होंने क्या बताया कि सेम गति से परिवर्तित होते हैं, जबकि व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है कि जो हमारी मुद्रा है M और सात मुद्रा M1, जो आपको कल समीकरण में बताया था, तो ये कहते हैं कि जिस हिसाब से मुद्रा बढ़ती है उसी अनुपात में क्या होता है, सात मुद्रा भी बढ़ जाती है। जिस हिसाब से मुद्रा कम होती है उस सात मुद्रा भी क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। जबकि व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब M और M1 का सेम संबंध मान के चले तो वो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज वगैरह का इसका आविष्कार हो जाएगा। अगर हम पहले की बात करें तो सात मुद्रा क्या थी, कम थी, पर जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर का विकास हुआ तो क्या होगा, सात मुद्रा का चलन ज़्यादा हो गया, बैंक मुद्रा क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि जिस अनुपात में मुद्रा बढ़े उसी अनुपात में आपकी सात मुद्रा भी बढ़े। इनका परिवर्तन अनुपातिक होना कोई आवश्यक नहीं है। कम ज़्यादा हो सकता है, किसी बाजार के अंदर सात मुद्रा ज़्यादा हो सकती है, किसी बाजार के अंदर मुख्य मुद्रा प्रभावी हो सकती है। जब इन्होंने क्या माना था, समान माना था, जो कि इस सिद्धांत की अव्यवहारिकता को दर्शाता है। इसी तरह फिशर ने कहा कि
V और V1 में कोई परिवर्तन नहीं माना। V हमने किससे माना था? चलन मुद्रा। मुद्रा का जो चलन होता है उसको हमने किससे माना था? V से माना। इसी तरह सात मुद्रा का जो चलन प्रवाह का जो गति थी उसको क्या माना था? V1। जबकि ये स्थिर नहीं रहती। स्थिर क्यों नहीं रहती है? कि जैसे तेजी या मंदी की कंडीशन है, अगर तेजी की कंडीशन है सौदे ज्यादा होंगे, व्यापारिक सौदे अगर ज्यादा हो रहे हैं तो जो मांग है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो मुद्रा की मांग में क्या होगी? बढ़ेगी। मुद्रा की पूर्ति कम है तो उसकी क्या होगी? चलन में जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। इसी तरह अगर मंदी की कंडीशन है तो सौदे क्या होंगे? कम होंगे। मांग भी क्या होगी? कम होगी। तो चलन भी क्या हो जाएगा? आपका तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगा। तो इन्होंने क्या माना था कि V और V1 क्या है? स्थिर है, जबकि वो स्थिर नहीं होते। वो डिपेंड करते हैं कि मार्केट के अंदर कंडीशंस कैसी है, युद्धकालीन कंडीशन है तो सारी कंडीशन चेंज हो जाएगी। वो इस चीज की व्याख्या नहीं कर पाए। उन्होंने क्या माना था? इसको स्थिर की मान के चल रहे थे। उनके अनुसार मुद्रा की चलन गति जो है उसकी तीव्रता उत्पन्न होती है और जब मूल्य स्तर गिरते हैं तो क्या होता है? वास्तविक सूत्रों में कमी आती है। और मुद्रा के साथ मुद्रा की चलन गति में भी क्या होता है? उसके अनुरूप भी परिवर्तन होता है जो वो समझाने में असक्षम रहे थे। हालांकि ये चीजें क्यों हो रही है? कि उनका सिद्धांत मुख्य रूप से जो था वो क्या था? दीर्घकाल के हिसाब से उन्होंने स्टडी की। जब ये सारी चीजें किस पे लागू होती हैं? अल्पकाल ज्यादा सा। हालांकि दीर्घकाल में परिवर्तन होते हैं लेकिन ज्यादा चेंज क्या होता है? अल्पकाल के अंदर होता है, जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है उसके अंदर इसे फ्लक्चुएट करती है। उन्होंने अपने सिद्धांत को क्या किया? दीर्घकाल पे लॉन्ग टाइम पीरियड के ऊपर ही फोकस कर दिया, जिसके कारण सारे ड्रॉबैक को समझाने में क्या रहे? सफल नहीं हो पाए। उन्होंने सब चीजों को क्या माना? स्थिर माना। हालांकि दीर्घकाल में बात करें तो इनका सिद्धांत कुछ हद तक अपने पैमानों पे खराब करता है। इसलिए क्या होती है? स्थिरता को या एक ट्रेंड को दर्शाती है। इसी तरह जो इसकी नेक्स्ट आलोचना है वह मूल्य स्तर में आनुपातिक परिवर्तन। इस समय क्या होता है कि जैसे जैसे आप मुद्रा की मात्रा को बढ़ाओगे उसका मूल्य स्तर भी क्या होगा? उसी अनुपात में आनुपातिक रूप से चेंज होता रहता है, जबकि ये आवश्यकता से होना हर कंडीशन में हर सौदे की होना जरूरी नहीं है। हालांकि ठीक है, मुद्रा की मात्रा अगर बढ़ेगी तो मूल्य स्तर में भी परिवर्तन होगा, लेकिन आनुपातिक हो ये कोई आवश्यक नहीं है। मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी, लोगों ने संचय ज्यादा कर लिया तो क्या होगा? मूल्य स्तर नहीं बढ़ेगा। अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी, उसी अनुपात में बाजार के अंदर उत्पादन बढ़ा दिया गया तो भी क्या होगा? मूल्य स्तर उस अनुपात में नहीं बढ़ेगा। हालांकि कुछ परिवर्तन होगा, बढ़ेगा, उनकी बात नहीं, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि अनुपातिक उसी ट्रेंड में 10% बढ़ाओगे तो मूल्य स्तर भी 10% बढ़ेगा। ये सिद्धांत यहाँ अपना व्यवहारिकता खो देता है। तो उन्होंने बताया कि मूल्य स्तर में अनुपातिक परिवर्तन होता है, जो कि सही नहीं है। अनुपातिक हमेशा नहीं हो पाता। नेक्स्ट जो है इसके अंदर मूल्य स्तर में परिवर्तन का कारण केवल मुद्रा नहीं। उन्होंने क्या माना था? मूल्य स्तर में परिवर्तन कैसे होता है? मुद्रा की मात्रा में आप परिवर्तन करते हो, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करते हो मूल्य स्तर बढ़ जाता है, मुद्रा की मात्रा कम करते हो मूल्य स्तर कम हो जाता है। अन्य फैक्टर भी होते हैं मूल्य स्तर को बढ़ाने का। सपोज दैट आपकी आय बढ़ गई, आप बढ़ गई तो आप डिमांड क्या करोगे? ज्यादा करोगे। डिमांड ज्यादा करोगे तो क्या होगी? प्राइस भी ज्यादा बढ़ेंगे। आपको बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ गई तो आप क्या करोगे? डिमांड कम करोगे। जब वस्तु की मांग कम होगी तो उसके प्राइस भी क्या होंगे? डाउन होंगे। जबकि वो तो क्या कहते हैं कि केवल मुद्रा की मात्रा से ही क्या होता है? मूल्य स्तर प्रभावित होता है। इसी तरह से विनियोजन है, कई फैक्टर होते हैं जो किसको प्रभावित करते हैं? मूल्य स्तर को प्रभावित करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुद्रा की मात्रा ही क्या करे? मूल्य स्तर को प्रभावित करे। इसी तरह इसमें आगे आता है आपका मुद्रा की पूर्ति पर अधिक बल। ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने मांग का विश्लेषण नहीं कर पाए थे। सिर्फ किस चीज पे इन्होंने फोकस रखा था? पूर्ति के ऊपर की। मुद्रा की मात्रा आप जिस हिसाब से मार्केट के अंदर बढ़ाते हैं घटाते हैं उसी हिसाब से क्या होता है? मूल्य स्तर चेंज होता रहता है। तो पूर्ति पक्ष को ये नहीं समझा पाए और इसको लगभग ये क्या मान के चलते? स्थिर ही मान के चलते हैं। उससे मुद्रा की पूर्ति नहीं समझा पाएंगे तो मुद्रा को क्या माना था? कि सिर्फ वस्तु खरीदने के लिए काम दी जाती है, मुद्रा की खुद की उपयोगिता बताने में सक्षम नहीं हो पाए। नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर व्यापार चक्रों की मैंने उपेक्षा की। इन्होंने सिर्फ मूल्य स्तर को मुद्रा से जोड़ा, तेजी मंदी इन कंडीशंस को समझाने में सक्षम नहीं रही, जबकि वास्तविक रूप से मूल्य स्तर में तेजी मंदी का भी, चाहे वो बूम हो चाहे रिसेशन हो, इसमें फर्क पड़ेगा आपका? मूल्य स्तर में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, स्थिर नहीं रह सकता। तो व्यापार चक्रों की क्या की उन्होंने अवहेलना की। नेक्स्ट आपका इसमें आता है मुद्रा संचय की अवहेलना। उन्होंने क्या कहा? मुद्रा की मांग क्यों की जाती है? क्योंकि उसमें वस्तुओं को खरीदने की ताकत है, हमें वस्तुएं चाहिए इसलिए मुद्रा की मांग करते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि मुद्रा की मांग सिर्फ वस्तु खरीदने के लिए की जाए। किसी को संचय करने की प्रवृत्ति है, किसी को पैसा पास रखने का, बैंक में पैसा रखते हैं, कुछ संचय
कि संचय की उन्होंने क्या करी अवहेलना, जबकि मुद्रा की मांग सिर्फ वस्तु खरीदने के लिए नहीं बल्कि संचय के लिए भी होती है। इस पक्ष को वो नहीं समझाता है। इसी में आपका आगे आता है स्थैतिक स्थितियों में उपयोगी नहीं, क्योंकि उन्होंने सारी कंडीशंस को क्या मान लिया, फिक्स स्थिर मान लिया। सौदों की स्टार्टिंग से निकलने तक हमने क्या देखा, सौदों की संख्या उसको क्या माना स्थिर, यानी मान लो क्या मान के चल रहे हो स्थिर। सिर्फ किसी पे जोड़ दिया उन्होंने, मुद्रा की खाली मात्रा पे क्वांटिटी पे जोड़ दिया, उसकी सारी चीजें चेंज हो रही है, जबकि सारी चीजें स्थिर नहीं होती। सारी चीजें स्थिर होती है स्थैतिक अर्थव्यवस्था के अंदर, दो अर्थव्यवस्था होती है स्थैतिक और प्रावैधिक। स्थैतिक में क्या करते हैं, स्थिर कंडीशंस के अंदर हम अध्ययन करते हैं। स्थैतिक स्थितियों में समाज ऐसा समाज हो स्थिर समाज है, उसी में क्या है उपयोगी हो सकती है। प्रावैधिक अर्थशास्त्र के अंदर बात करें तो ये अपनी महत्ता वहां पे खो देता है। ये सारी आलोचनाएं होने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि ये सिद्धांत पूर्ण रूप से अपनी उपयोगिता खो देता है। नहीं, इस सिद्धांत की भी कुछ उपयोगिताएं है। दीर्घकाल में सिद्धांत अपनी उपयोगिता रखता है। हालांकि चीजें अन्य फैक्टर से प्रभावित होती हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि मुद्रा की मात्रा का मूल्य स्तर पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसके आधार पर मान लीजिए जी के अंदर जो बैंक होते हैं वो अपनी क्या करते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इसके अंदर क्या करते हैं, मुद्रा की मात्रा को मूल्य स्तर को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, मुद्रा की मात्रा को कम या ज़्यादा करते हैं। जैसे कि मंदी की कंडीशन है तो मांग नहीं है, तो मांग जनरेट करने के लिए क्या किया जाता है, मुद्रा को मार्केट में डाला जाता है, ब्याज रेट कम की जाती है, बैंक जो पर यूज करता है। इसी तरह तेजी की कंडीशन है या फिर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके अंदर क्या है, बाजार में पैसा ज़्यादा है, उसको क्या किया जाता है, थोड़ा कम किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन क्या हो, थोड़ी कम हो। तो ये सिद्धांत अपनी व्यवहारिकता दीर्घकाल में रखता है। ये थी फिशर के सिद्धांत की आलोचनाएं। फिशर का सिद्धांत हमने पहले पढ़ लिया, ये सिद्धांत की आलोचनाएं होगी। अब हम इसमें आगे जो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने परिणाम सिद्धांत दिया था उसकी अध्ययन करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू।